ओम शांति। जो आप लोगों को सिंपली बताने का है कि मधुबन में हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा होता है जिसको हम अंडरलाइन नहीं करते हैं और हम क्लासेस और शेड्यूल के फ्लो में बहते हैं और वहाँ हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और जिसके कारण फिर जो पहली बार हमारी क्यूरियोसिटी थी, पहली बार जो हमारी लगन थी या पहली बार जो हमारा आने का उद्देश्य या भावनाएं थी वो धीरे 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 डिप्लीट होती चली जाती हैं। तो अब उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना शेड्यूल बनाना है। जो मधुबन का शेड्यूल है वो तो है ही, अगर आप बाबा मिलन के लिए आए हैं उसका भी शेड्यूल बना हुआ है, अगर आप सेवा में आए उसका भी शेड्यूल बना हुआ है, लेकिन उसके अलावा भी अपना शेड्यूल जरूर बनाना है। तो उससे क्या होगा कि आपको फिर वो डिफरेंस पता चलेगा। जैसे आज हमारा शेड्यूल 8 बजे पूरा हो गया, अगर हम अजय भाई की क्लास को कंसिडर करते हैं, आधे घंटे की वो क्लास होती है, तो 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का टाइम खाली है। अगर उसमें से 1 घंटा भी खाने में ले लिया जाए तो भी हमारे पास 1 घंटा है, बट उसको कोई कंसिडर क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो शेड्यूल में है ही नहीं। तो उसमें से 99% लोग, ठीक है, उस चीज़ को 90% लोग लेट गो कर देंगे और उसमें से 10% लोग ऐसे होंगे जो थोड़ी बहुत देर के लिए बाबा रूम में चले जाएंगे, जिसका एवरेज पीरियड होगा 10 से 15 मिनट। मैक्सिमम जो मुश्किल से उस जो हम 1000 में से 100 की कैटेगरी बताने, 100 में से लगभग 80 लोग जो है 10 से 15 मिनट का एवरेज होगा उस 1 घंटे में से, और लगभग 60 से 70% जो बाकी 20 लोग बचे उसमें से कम 10 लोगों का आधा घंटा, 1 घंटा मुश्किल ही कोई पहुंच पाएगा। क्योंकि हम जो पहले बैठने वाले जो हमारे नियम है उसमें ही हम इतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं। तो कहने का जो मतलब है, अपना पूरा शेड्यूल जो है उसको मेकअप करना है, उसकी वजह से फिर चीज़ें अपलिफ्ट हो सकती हैं। उसके लिए आप कल करके अपना शेड्यूल आज बना के सोए और फिर उसके बाद अपना जो डिफरेंस है वो क्रिएट करके खुद देखें। राइट, हमारे बेसिक चीज़ें हैं ये जो हमें पता होनी चाहिए। राइट, हम यूनिवर्सिटी में बैठे हैं और हमारी चीज़ें गोल है। मेन प्रॉब्लम जहाँ हो रही है इस समय पुरुषार्थ में, मेन प्रॉब्लम जो हो रही है वो क्या हो रही है, हमें हमारी चीज़ें नहीं पता है ठीक से। मम्मी पापा, मैं सभी पेरेंट्स जो भी मिलते हैं कई बार बच्चों की प्रॉब्लम को लेके, मैं यही पूछता हूँ कि आप बच्चे को दोषी मत ठहराओ। आप देखो उसके बैकअप में काम कितना हो रहा है। बच्चे को स्कूल भेज देना, फिर उसके नंबर पे उसको मार देना या प्रेज कर देना, वो नहीं। आप देखो बैकअप में कितना हो। एक बच्चे के बिल्डअप के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है उसका टीचर उससे ज़्यादा सीरियस हो उसके लिए, नहीं तो चीज़ें नहीं। तो हमारे बेसिक्स ही नहीं पता होते, बच्चों को बेसिक्स ही नहीं पता होते। बेसिक्स पता नहीं होते। मेरी खुद की कहानी है, मैं कभी भी टीचर से कुछ पूछता था तो कई बार, हर बार नहीं, हर बार टीचर गलत नहीं होते, बहुत बार टीचर बोल देते कि ये तुम ये कर लो, ये रहने दो, जबकि मेरे वो कॉन्सेप्ट थे, मुझे क्यूरियोसिटी थी उसके बारे में जानने में। अब मैं चीज़ों को थोड़ा जड़ से पूछने की कोशिश करता हूँ तो उनको वो थोड़ा अजीब लगता था क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होता था। तो इसी तरीके से अपने बेसिक्स जो है उनको प्लीज़ पकड़ के चलिए, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में एज अ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, अगर जैसे हम कहते हैं ना ब्रह्मा बाप समान, व्हाट इज़ ब्रह्मा बाप समान? नॉट वो स्थिति। ब्रह्मा बाप समान मतलब यज्ञ की एक बेसिक से बेसिक चीज़ मुझे पता होगी। तो इसके मतलब ये नहीं कि हर चीज़ की जानकारी लो, लेकिन जो चीज़ें हैं जैसे हमारे मुख्य नियम, ठीक है, मुख्य श्रीमत में कितने नियम हैं किसको पता है? पता है भैया मुख्य नियम कौन कौन से? 6 मुख्य नियम कौन से हैं प्रशांत भाई? यही अमृत वेला, मुरली, 1 मिनट दीजिए, ठीक है, 1 मिनट। हाँ जी, मुरली, अमृत वेला हो गया, मुरली, देन ब्रह्म भोजन। सात्विक नहीं, ब्रह्म भोजन। सात्विक एंड ब्रह्म भोजन मोस्ट, मतलब बहुत बहुत गैप है, जमीन और परम धाम का गैप है ना। सात्विक लोग भी खाते, हमारा है ब्रह्म भोजन, तो ब्रह्म भोजन। तीसरा, चौथा मुरली हो गया, तो मुरली सत्संग, ठीक है ना, नुमा शाम। 4 और ट्रैफिक कंट्रोल और चार्ट देना, ये 6 मुख्य नियम। इन 6 मुख्य नियम को फॉलो करके हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। बेसिक एक्सपेरिमेंट इस पे कर सकते हैं। अभी जितने दिन है, अभी बाबा मिलन के लगभग 7 दिन बचे, 15 को बाबा मिलन है, 8 दिन बचे हैं आज को मिला के, अच्छे है ना। हाँ, ठीक है,
इन 8 दिन इन 6 चीजों पे काम कीजिए बस। इन 6 चीजों के लिए सीरियस हो जाइए और आप अपना बाबा मिलन देख लीजिए। मैं आपको पावर बताना चाहता हूँ बेसिक्स की। किसी भी कंडीशन में अमृत वेला मिस नहीं होनी चाहिए, किसी भी कंडीशन में नुमा शाम मिस नहीं होना चाहिए। भगवान को छोड़ के अगर और कोई भी क्लास करा रहा है तो नुमा शाम मेरे ख्याल से अवॉइड करनी चाहिए। 6 से 8 योग होना चाहिए, 6 से 7:30 तो होना ही चाहिए। हालांकि हमारा नियम तो सबका 6 से 8 का है। नुमा शाम मधुबन में रहते जब मौका मिल रहा है 6 बजे से 5 मिनट पहले, अनटिल अनलेस कोई सेवा ना हो, राइट। तो ये चीजें हैं जिनको हम पूछते हैं। ओके, एक एक वाले को इतना कंसिडर नहीं करते ना। हालांकि एक एक मिनट वाले ज्यादा पावरफुल है उन 3-3 मिनट वालों से, क्योंकि 3-3 मिनट वाले हमने प्रैक्टिस की हुई है, 1-1 मिनट की हमें इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं। तो 1 मिनट का जहां पर भी मौका मिले कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि घंटी बजेगी तो ही, कभी भी मौका मिले। 9:30 बजे तक चलता है, ठीक है। परसों तरसों जब नीचे शांतिवन में डाइनिंग हॉल में मेडिटेशन म्यूजिक बज रहा है, बहुत मजा आया खाना खाते हुए। ओके, चलो। तो आज की मुरली में विशेष बाबा ने बोला था कि त्रिमूर्ति शिव भगवानुवंश, तुम बच्चों की बुद्धि में अब कितनी नॉलेज है जो अच्छे मजबूत है। मजबूत तब होंगे जब पवित्र हों, मजबूत तब होंगे जब पवित्र हों। इस नॉलेज को धारणा करने के लिए सोने का बर्तन चाहिए। इस नॉलेज को धारण करने के लिए सोने का बर्तन चाहिए। तो बुद्धि का बर्तन शुद्ध करने के लिए कौन कौन से व्यवहारिक लक्षण या व्यवहारिक पुरुषार्थ चाहिए। एक है पुरुषार्थ, योग में रहना, फॉलो मम्मा, फॉलो बाबा, एनॉल। व्यवहारिक कौन से ऐसे पुरुषार्थ हों जिससे हमारी बुद्धि सोने का बर्तन बन जाए। हाँ, मुरली को जितना समझने की कोशिश करेंगे व्यवहारिक लक्षण है। ब्राह्मणों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मुरली रिवीजन ना करना। मुरली रिवीजन का मतलब भी समझना पड़ेगा। मुरली रिवीजन का मतलब ये नहीं कि मुरली दोबारा पढ़ लेना। मुरली रिवीजन का मतलब है एक पेज, एक पैरा, एक लाइन, एक शब्द पकड़ के उस पर ठीक से चिंतन करना, उसे ठीक से समझना। बाबा ने ये क्यों कहा, बाबा ने ये क्यों कहा। जैसे आज की मुरली में थोड़ा सा अलग वर्ड क्या था, हाँ, शराब, हाँ हाँ, तो कल था क्या शराबी, शराब नहीं बेचना, उसका धंधा नहीं करना है। और पीने का, अच्छा, हद और बेहद से पार जाने का, ये अलग नहीं था। हद और बेहद तो हर मुरली में आता है। स्पेशल क्या था हद और बेहद में। हद जो है सतयुग को हद बोल दिया बाबा ने, जबकि बाबा कहता है वो है बेहद की दुनिया। और कलयुग को बोल दिया बेहद। किस एस्पेक्ट में बोला, ठीक है ना। तो बाबा फिजिकली उन चीजों को बोल रहा था। वहां पर जो हमारा स्पेस होगा, यहाँ पर जो स्पेस है अलग अलग है। ये वहां पर जो आत्माएं होंगी, यहाँ पर जो आत्माएं होंगी, वहां पर जो सुख होगा वो बेहद का होगा, यहाँ पर दुख बेहद का है। उस हिसाब से वो कैलकुलेट कर रहे थे बाबा। अच्छा, तो जितना ज्यादा हम मुरली को पढ़ेंगे दो चीजें हैं, एक है मुरली रिवीजन, एक है मुरली चिंतन। दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट इज मुरली रिवीजन, एक पैरा करो, एक लाइन को, एक शब्द को अच्छी तरीके से समझना। इसका मतलब क्या है, जैसे बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि हद बेहद से पार चली जानी चाहिए। तो हद और बेहद से पार जाना मतलब कहाँ, परम धाम। एक मतलब ये सबको पता है। अब इसके अलावा और मतलब बताओ कि अगर मुझे बुद्धि आपसे हद और बेहद से पार ले जानी है, आपसे हद और बेहद से पार ले जानी है, तो क्या। एक है बुद्धि हद और बेहद से पार ले जाना मतलब परम धाम ले जाना। और एग्जाम्पल दो हद और बेहद से। परम धाम की अवस्था, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक स्थिति हो, ठीक है, ये भी है। और अपने पद को किसी बातों में मत फंसना, किन्हीं बातों में मत फंसना।
तो विशेषताओं में फंस जाओ। बात में तो दोनों आ गए ना, विशेषता चाहे गुण की। तो बात तो हद की आ गई ना, हद की आ गई। 5 स्वरूप का अभ्यास नहीं, आपके कर्म, आपकी अच्छाई और बुराइयों से परे चले जाना, उसके बाद बिहेव करना। जैसे बाबा ने एक शब्द बोला है, समभाव। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप में कितनी विशेषता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप में कितनी बुराई है, मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगा। फिर जब बाबा आते हैं, बाबा ने कहा आकाश के थ्रू मैं बोलता हूँ, तो जब बाबा आते हैं, जब फिजिकली आते हैं, तो जो बच्चे गुण वाले होते हैं उनकी तरफ दृष्टि जाती है, क्योंकि एनर्जी पुल्स, एनर्जी वर्कआउट करती है। ठीक है, तो अच्छाई और बुराई से परे जाके बिहेव करना माना समभाव। एक सन्यासी का, एक ब्राह्मण का, या एक अच्छी स्पिरिचुअल सोल की कैटेगरी होती है समभाव। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप क्या करते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप क्या नहीं करते हो, मुझे फर्क पड़ता है आप मेरा परिवार हो। ठीक है, मैं एक बुक पढ़ता था पहले, तो अभी तो नहीं हो, तो कभी कभी उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी इन द सेंस लोगों ने अपनी पवित्रता के आधार पर इतनी चीज़ें फाइंड आउट कर ली थी कि एक बुक में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो सारी चीज़ें चल रही है ना, तो उन्होंने इस तरीके से उस चीज़ को लिखा है कि जैसे चलचित्र दिखाई देता है, ऐसे ये पूरा जो सृष्टि है ये चलचित्र मात्र है। और उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ उन्होंने ड्रामा को। तो क्योंकि मैं ज्ञान में हूँ तो मुझे वो चीज़ें समझ में आती हैं, औरों को ये समझ में नहीं आती, वो फिर वैराग्य की स्थिति में ले लेते हैं। बाबा जो ड्रामा की, तो उनको वो चीज़ें बहुत क्लियर थी कि ये ड्रामा एक पूरा ड्रामा है और इसमें सब आके अपना अपना पार्ट बजाते हैं। वो सारी चीज़ें उस किताब में लिखी हुई हैं। खैर, तो अपनी मुरलियों को पढ़ना पहला, दूसरा मुरलियों को चिंतन करना, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट मुरलियों को नोट करना। मुरली में से डेली 10 पॉइंट निकाल लो, डायरी लो, नहीं है तो डायरी लो। जब आप क्लास में जाते हो, सुबह की मुरली क्लास में से 5 पॉइंट आपने निकालने, लक्ष्य रखो 5 पॉइंट लिखने हैं, लक्ष्य रखो 5 पॉइंट। डायरी पेन के बिना जाना नहीं है। आप कहाँ पर आगे, जो हमारा हारमोनी हॉल है उसके गेट पे आगे। अब अचानक से आपको याद आया, डायरी तो है नहीं, चलो कोई बात नहीं कल से लाएंगे, नहीं, दरवाजे से हटो, रूम पे जाओ, वापस वो डायरी लेके आओ। चाहे आधी क्या पूरी मुरली निकल जाए, सिर्फ स्लोगन ही मिले, लेकिन ये आदत बनाओ। ठीक है, ये आदत बनाओ, डायरी पॉइंट नोट करके लाने। हाँ जी जी, बताइए। 26 पॉइंट नहीं, मैक्सिमम 10 पॉइंट, मैक्सिमम 10 पॉइंट। जो नई चीजें ठीक, मुरली तो पूरी आपने 26 पॉइंट लिखे, बिल्कुल सही है। अगर आपको अच्छा लगता है आप 26 तक भी जा सकते हैं, बट डेली 26 पे मत जाओ। लक्ष्य रखो कि मुझे 5 से 10 पॉइंट नोट करने, बट वो 10 पॉइंट दिन में अगर मुझे कोई कह दे या मुझे रिवाइज करे, तो मैं उन 10 पॉइंट को अपने योग में ला सकूं। मैं 10 पॉइंट को अपने नोट, गलत नहीं है, अच्छा ही है। आप 26 पॉइंट जब लिख रहे थे तो आपकी बुद्धि एकाग्र थी, बहुत सही है। लेकिन फिर बाबा कहते हैं बाबा को देख के मुरली सुननी चाहिए। बाबा जब मुरली सुना रहे हो तो लिखना नहीं चाहिए, ये नियम है मुरली का। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सिर्फ बाबा को ही देखते रहो और कभी मुरली ही गायब हो जाए और आप भी वहां से गायब हो जाओ, बस देख ही रहे हो, पूरी मुरली गायब होगी। मुरली बैलेंस की चीज है, बैलेंस करनी चाहिए। हमारा तो मन ही नहीं करता बाबा से नजरें हटाएं। ठीक है, फिर योग, फिर परिस्थितियां क्यों आ रही हैं, यानी कि ज्ञान यूटिलाइज नहीं हो रहा है। आप बाबा को याद करके आप अपने विकर्मों को विनाश कर सकते हैं। पढ़ाई राजधानी स्थापन करती है, आपकी बुद्धि का विकास करती है। मेरा टीचर बहुत अच्छा है, सपोज टू बी ये मेरे टीचर है, ये मेरे टीचर है, और मैं सारा दिन इनकी पूजा कर रहा हूँ। मुझे डिग्री मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। आई हैव टू स्टडी। रेस्पेक्ट इज डिफरेंट थिंग। आई हैव टू स्टडी। मुझे एग्जाम देना है, मेरा पास 24 घंटे है मुझे एग्जाम देने के लिए, उसके लिए बाबा मुझे तैयार कर रहा है। तो वो मैं एक जर्नल चीज बता रहा हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगता है आप अच्छा कीजिए, आपको कितने पॉइंट नोट करने हैं उनको वो अच्छा लगता है, बिल्कुल ठीक है। बट एक जो बिल्कुल सीधा सा एग्जाम्पल है कि पूरे दिन में क्या चीज मेरे लिए यूज करने की है, ज्ञान और योग, तो आंसर आएगा बोथ। तो दोनों को निकालना, सिंपल सी बात है, डिबेट की बात नहीं है। डिबेट नहीं करनी है, इस पैटर्न चेंज करना, मतलब मुरली के तुरंत बाद नोट कर सकते हैं। आप कर दिए,
ठीक है, अगर भगवान से आगे जाना है तो भगवान से आगे जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान क्या कहता है उस चीज को समझो। बाबा कहता है कि डायरी की जरूरत नहीं है, बुद्धि में लिखो। बाबा कहता है डायरी पेन लेके आओ। अब दोनों का सार क्या बनता है? दोनों का सार क्या बनता है कि दोनों करो, दोनों करो, ठीक है ना, वो चीज ध्यान रखिए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, धारणाओं, कुछ धारणाएं जो है वो, हाँ क्या क्या धारणा है? जैसे कि आपने बोला हाँ, जो अपने मुख्य है, जैसे इसको सिंपल से कहा जाएगा कि कंपल्सन है। हाँ, चलो बाबा को याद करते। चलो, तो एक बार जैसे कहा ना, कुछ कुछ धारणा ऐसी बनानी चाहिए जिनसे हम पूरे दिन में व्यवस्थित रह सके। मुझे अच्छी तरीके से याद है, बहुत साल पुरानी बात है, जब हम बिल्कुल नए नए आए थे तो हम बड़े बड़े भाइयों बहनों से मिलते थे। तो एक बार सूरज भाई जी से यहाँ इसी हॉल में मिल रहे थे, तो सूरज भाई जी ने बोला कि अरे वाह, आज तो बहुत सारे लोग आ गए, चलो कोई बात नहीं, कम हो जाएंगे। तो मैंने कहा भाई जी आप वरदान दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भाई कह भी रहे हैं कि बहुत सारे आ गए, फिर कह रहे कम भी हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इतना इजी नहीं है रेगुलर करना। तो वहाँ से मैंने वो चीज़ सीखी। तो फिर उन्होंने उसी डिस्कशन में ये कहा कि अगर अपने को इस पुरुषार्थ मार्ग में आगे ले जाना है तो अपने बंधन खुद बनाओ। आप किसी का कहना मानने के लिए तैयार नहीं हो। भगवान का नहीं मान रहे हम, मनुष्य आत्माओं का तो छोड़ ही दो। तो भाई जी ने कहा था अपने कुछ 5-6 बंधन खुद बनाओ जिनको आप नहीं तोड़ोगे तो आप आगे जा सकते हैं। तो भैया उसी चीज को लेके आगे बढ़ रहे थे कि भाई हम क्या करें, तो अपने लिए कुछ नियम बनाओ, छोटे छोटे बनाओ। मुरली के बाद 10 मिनट मुझे योग करना है, छोटा नियम है। नुमा शाम के बाद 10 मिनट योग करना है, छोटा नियम है। मुझे 3 में से 1 बार कंप्लीट साइलेंस खाना खाना है। खाना तो तीनों बार चाहिए, लेकिन 1 बार से शुरू करो। मुझे अमृत वेला के बाद 15 मिनट वॉक करके बाबा के साथ घूमना है। अमृत वेला की ड्यूरेशन बढ़ाओ 15 मिनट। तो ये छोटी छोटी चीजें, इनको बांध लो आप और इनसे अपना इम्पैक्ट देखो। इनसे अपना इम्पैक्ट देखो कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है मेरी लाइफ पे। तो फिर जब आपको प्राप्ति होगी। हाँ, ब्राह्मण जीवन में ब्राह्मणों का पुरुषार्थ कम क्यों होता है? उसका मेन कारण क्या है? प्राप्ति नहीं दिखाई देती। और ये कहीं भी है, नौकरी में आपको रस नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि ग्रोथ हो नहीं रही है, अप्रेजल मिल नहीं रहा है, पक्ष जो मिलती है वो भी कम कर लेते हैं। तो फिर हमें लगता है ये क्या बोरिंग लाइफ है, चलो इससे अच्छा तो पुरुषार्थ कर लिया, दूसरी जॉब ढूंढो। हमारे ऑफिस में मतलब ऐसे सेक्शन बना हुआ था एक, तो उसमें कॉफ़ी की मशीन, फिर चाय की मशीन, फिर एक जूस की मशीन, ऐसे 3-4 मशीनें रखी थी। तो जब शुरू में हम गए तो सब सारी चीज़ें अवेलेबल थी। धीरे धीरे मशीन ख़राब हुई या उसकी कॉफ़ी पैकेट ख़त्म हो गया या उसका मिल्क ख़त्म हो गया, तो उसको फॉर ग्रांटेड लेने लगे सब लोग। तो सब लोगों ने हंगामा कर दिया कि एक ही तो चीज़ है जिसके कारण आते हैं हम ऑफिस, वही बंद है। तो वो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, मतलब प्राप्ति करती है। हम लोग ऑफिस से बाहर नहीं जाते थे, वहाँ सारी चीज़ें थी कैंटीन में, बहुत सस्ती मिलती थी सब चीज़ें, फ्रूट जूस वगैरह। तो वही चीज़ें धीरे उन्होंने कम कर दी और वही समोसे और चाय पे आ गए। तो सब लोग कहने लगे कि भाई नहीं, हमें हेल्दी चीज़ चाहिए हो। तो वो चीज़ें मैटर करती हैं, माना छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। कहाँ मुझे सैलरी मिल रही है कि मुझे पूरे महीने में 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, मैं उन चीज़ों को नहीं देख रहा हूँ। वो जो छोटे छोटे स्टेप्स बनते हैं जो मुझे रोज आने के लिए प्रेरित करते हैं। ऑफिस मुझे रोज आने के लिए प्रेरित करते हैं कि हाँ मुझे ये अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ शांति है। मुझे भोजन अच्छा लगता है क्योंकि मैं बाबा की याद में कुछ कमाई कर रहा हूँ। भोजन अगर साइलेंस में खाने की कोशिश करेंगे तो वो 99% या 90%, एक मेजोरिटी बार वो नहीं होगा। लेकिन इसका उल्टा करो आप, मुझे अपना साइलेंस पूरा करना है और वो भोजन में पूरा हो सकता है। तो अब आपको क्या मिल गया? पुरुषार्थ पहले मिल गया, प्राप्ति पहले मिल गई। अब भोजन तो आपको करना ही है, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं उल्टा करता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे भोजन साइलेंस में खाना है। नॉर्मली ऐसे ही बोला जाता है, नॉर्मल फ्लो है लैंग्वेज में इसमें। तो हम क्या करते हैं, अरे फिर कुछ ना कुछ आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी हो जाता है। एक चीज़ जो बहुत क्लियर है कि मुझे
अपना साइलेंस पूरा करना है कि दिन में मुझे 5 से 6 घंटे साइलेंस रहना है। अब भोजन में बाबा ने श्रीमत भी दे रखी, मेरा साइलेंस भी पूरा हो जाएगा। प्राप्ति दिख गई, श्रीमत दिख गई, तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। होशियारी नहीं करनी। होशियारी नहीं करनी, ओके। और आपने क्या लिखा है? सच्चाई सफाई सादगी। सच्चाई सफाई सादगी। और हम माया के सब सहना है। क्यों नहीं सहे जा रहे फिर? हाँ, कितना योग किया तुषांत भाई आज? 4 घंटे। तो 8 घंटे होना चाहिए था यहाँ तो। बड़ी पॉइंट है, पॉइंट अच्छी है, बड़ी पॉइंट है। व्यवहारिक, व्यवहार। आवाहन करना, ओके। हाँ, बाबा का आवाहन करना। जितना ज़्यादा हम आह्वान करेंगे उतना ज़्यादा हमारे साथ है, जितना हमारे साथ है उतनी फिर चीज़ें इधर उधर जाएंगी नहीं। और आह्वान करना, शेयर करना। नेक्स्ट। ठीक है, बाबा ने कहा, ठीक है, कि बाबा को वेट रहता है, जो एक बाबा की मुख्य पुकार है या मुख्य आश है बाबा को, कि बच्चों के पत्र का वेट रहता है। बाबा ने इतने हार्ड शब्द बोले हुए लेटर के लिए कि बच्चे का लेटर नहीं आया तो बाबा को फिक्र होती है कि बच्चा कहाँ है, कहीं मर तो नहीं गया, राइट। तो इसलिए डेली तो नहीं हो सकता, तो हफ्ते में नहीं तो महीने में एक बार बाबा को लेटर जरूर लिखें। इससे बुद्धि सोने का बर्तन कैसे मिलेगी? शिव भगवानुवाच 28 अक्टूबर पहला बाप दादा मिलन कब था? 18 अक्टूबर। ठीक है, 18 अक्टूबर को। तो बाबा ने क्या कहा? बुद्धि को खाली करके बाबा को सो जाओ, तो क्या होगा? धर्मराजपुरी में नहीं जाना पड़ेगा। एक बार कहा था, उसमें नहीं कहा। अगले दिन मतलब याद आएगा तो बाबा को हल्का रहेंगे, ठीक है, नींद अच्छी आएगी। तो जितना खाली करके सोएंगे उतना क्या होगा? आप प्लेन होके सोगे, आप निष्पाप भाव से सोए कि मैंने बाबा को बता दिया। अब अमृत वेला के चांसेस, पावरफुल होने के चांसेस, करने के चांसेस, करेज के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उससे बुद्धि सोने का बर्तन बनेगी। ठीक है, बात शेड्यूल की आई थी, तो शेड्यूल की भैया ने बता दिया है। दूसरा था समय को वैल्यू देना। समय, व्यवहार में समय को जरूर वैल्यू दे। मुझे आपसे बात करनी है, कितने समय बात करनी है। हालांकि जब कोई रैंडमली मिल जाता है तो उसकी कोई वो नहीं होती, लेकिन अगर आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम है कि आपको नेक्स्ट आपका शेड्यूल डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप उनको कह सकते हैं। कई बार हम यारी दोस्ती में या व्यवहार में टाइम को भूल जाते हैं, फिर टाइम जाता रहता है और हम अपने शेड्यूल से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके, तो समय को वैल्यू देना। फिर जैसे आपने कहा आवाहन करना, दूसरा है बाबा जो बार बार बोलता है। हालांकि ये बात पुरुषार्थ में आती है, लेकिन बाबा ने ये बात हमारे व्यवहार में डाली है। स्वदर्शन चक्र है पुरुषार्थ ही है, लेकिन ये हमारे व्यवहार में होना चाहिए। स्वदर्शन चक्र के लिए बाबा ने क्या क्या बोला है बताओ? स्वदर्शन चक्र के लिए बाबा ने क्या क्या बोला है? कौन कौन से महावाक्य बोले? हाँ, जो स्वदर्शन चक्र फिराएंगे वो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे और माया का गला कट जाएगा। स्वदर्शन चक्र फिरा, उनके विकर्म विनाश होंगे। अभी जो रिसेंट बाबा ने बोला, स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। पहले बोलता था पाप कटते हैं, अभी बोलता है विकर्म विनाश होते हैं। पाप और विकर्म में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो पाप नहीं, विकर्म विनाश होंगे। विकर्म मानो पूरे पुराने जन्मों के, जो तुम्हें भी नहीं पता, जो बीज रूप अवस्था से करते हैं। इतना ऊंचा व्यवहार है ये। अपने प्रति व्यवहार, अपने से व्यवहार करो। मैं क्या था, आप याद दिलाते ना, भाई आप पे 10 रुपए उधार है, मेरे दे देना। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहे हैं? आप स्वदर्शन चक्र फिरा के इनको क्या बता रहे हैं कि भाई उधार लिए थे, दे दो। अब मैं अपने से व्यवहार कर रहा हूँ। ठीक है, मैं नई दुनिया का सतयुगी प्रिंस था, जो श्री कृष्ण के साथ पहले पार्ट में आया था। विकर्म जो पूरे 63 जन्मों के हैं, वो क्या है? विकर्म। जो अभी नॉलेज के आधार पर हम करते हैं, ठीक है, जो इस जन्म में किए हुए, वो जो हमें याद है। पाप अनजाने में जो किए हुए हैं, या अनजाने में नहीं, अज्ञान में किए हुए हैं, इस काल में किए हुए हैं पाप,
और वो विकर्म जो 63 जन्मों के, और उसमें भी विशेष भगवान को डिफेम करना, इस पूरे समाज को नीचे गिराने के निमित्त थे ना हम। शुरू में आए तो जो कुछ हमने कहा उन्होंने किया। आपने इस बार कहा था कि ठीक है। फिर बहुत अच्छा तरीका है अपनी बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना। किसी भी सिचुएशन में किसी भी आत्मा को किसी भी तरीके से जज ना करना, जज मत करो। ठीक है, मैंने आपके बारे में कुछ बात कह दी, आपने मेरे बारे में कुछ बात कह दी, कई मामले में आपको वो चीज़ें सही भी दिखाई देती हैं, लेकिन जज नहीं करो। हम लोगों को जज कर लेते हैं। ज़्यादातर हमारे रिश्ते खराब कैसे होते हैं? जब हम दूसरों से सुन लेते हैं। अब मैं इन्होंने आपके बारे में कुछ कहा तो मैं आपसे जाके तो नहीं पूछूंगा इन्होंने मुझे आपके बारे में कहा कि ये आपके बारे में ऐसे कहते हैं। अब मैं इनसे तो कुछ डिस्कस नहीं करता हूँ और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और फिर चीज़ें डिस्टर्ब होती चली जाती है। ना इसको पता चल रहा है ना इसको पता चल रहा है और ये बीच में मक्खन खा रहे हैं। ज़्यादातर रिलेशंस में ऐसे होता है। सास और बहू अगर डेली बैठ के अब आराम से 5 मिनट बात कर लेना तो अड़ोसी पड़ोसी का डिस्टर्बेंस हो ही ना। आपको पता है आपकी बहू, आपको पता है आपकी सास, पड़ोसी मज़े लेते हैं। ठीक है, तो कभी भी किसी के बारे में जज ना करो। मान लिया मैंने कह दिया भाई अच्छा नहीं है, तो आप कभी भी इस चीज़ को कंसिडर नहीं करो अच्छा है। आप अपने बिहेवियर पे करो ना। मेरा हो सकता है कोई अकाउंट हो। फिर किसी को जज ना करना और फिर किसी के बारे में, सबके बारे में एक अच्छी राय रखना। भगवान के घर में आए, भगवान द्वारा चुन के आए, तो ये छोटी मोटी प्राप्ति नहीं है। भगवान किसी चीज़ को सिलेक्ट करके अपने घर बिठा रहे हैं, आप अपने घर में किसको बिठाएंगे? तो शिव भगवानुवाच, भगवान के शब्दों में हर एक की विशेषता देखना, किसी न किसी प्रकार की विशेषता देखना, तो बुद्धि सोने का बर्तन बन सकती है। हिस्ट्री को समझने से। हाँ, जैसे मैंने कहा ना, इसमें एक चीज़ मिस हो गई थी। मैंने लिखा हुआ है स्टडी टाइम, मैंने लिखा हुआ है स्टडी टाइम। बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है, पढ़ो, इतिहास पढ़ो, यज्ञ की किताबें पढ़ो। बाबा ने मैंडेटरी बनाई हुई थी, दादी जान की कहती है। मैंने आज तक एक ज्ञानामृत मिस नहीं की। सुना होगा ना आपने, क्लासेस में सुना है ये बात कि कभी भी त्रिमूर्ति से लेकर अभी तक कुछ भी पढ़ती रहती थी। बुद्धि को सोने का बर्तन बनाने के लिए स्टडी टाइम चाहिए। पढ़ो जरूर, मुरली से अलग, मुरली रिवीजन से अलग कुछ जरूर पढ़ो। मुरली अलग, मुरली रिवीजन अलग, चिंतन अलग, स्टडी अलग। और इन तीनों में ज़्यादा नहीं, आधा घंटा भी रोज दे देंगे ना। और इस 1.5 घंटे को आप योग में लिख सकते हैं। आधा घंटा, 1.5 घंटे अगर तीनों चीज़ें की तो इसको कम से कम आधा घंटा आप योग में लिख सकते हैं। अच्छा, हो जाती है अगर आप कहते हो तो पहले 8 घंटे में योग करते तो उसमें इसको हाँ 8 घंटे, 4 घंटे में नहीं लिख सकते। अच्छा, फिर पालना देना। बुद्धि को सोना का बर्तन बनाने के लिए पालना देना शुरू करें, क्योंकि पालना देने के लिए आपको दूसरों की विशेषता ही देखनी पड़ेगी, क्षमा करना ही पड़ेगा, सहना पड़ेगा ही, और बहुत मामलों में झुक के भी चलना पड़ेगा। जैसे एक मदर होती है तो उसमें अपनी बुद्धि को बहुत सॉफ्ट करना पड़ता है। तो बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना, और भी फिर कई चीज़ें हैं, लेकिन टाइम हो गया है ना, तो पूरा करते हैं। ओम शांति।